हेलो एवरीवन। तो अभी आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आईबीपीएस आरआरबी पीओ के प्री एग्ज़ाम के बारे में 2022 के एग्ज़ाम के बारे में। ओके, तो इस एग्ज़ाम में मेनली प्री एग्ज़ाम में 3 पोर्शंस आते हैं। जो फर्स्ट पोर्शन होता है वो होता है रीजनिंग एबिलिटी का। सेकंड पोर्शन जो होता है वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का होता है। और जो थर्ड पोर्शन होता है वो होता है इंग्लिश का। तो इस वीडियो में मैं रीजनिंग एबिलिटी के स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाली हूँ। ओके, तो बेसिकली टोटल जो मार्क्स की रीजनिंग आई थी, टोटल 40 मार्क्स की, आउट ऑफ टोटल 40 मार्क्स की रीजनिंग आई थी। और ये जो मैंने ऑलरेडी मेंशन कर रखा है कि रीजनिंग के डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स में से, ये रीजनिंग के डिफरेंट टॉपिक्स हैं, इन डिफरेंट टॉपिक्स में से किस टॉपिक में कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आए हैं, ये चीज़ मैंने ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन कर रखी है। सो नाउ लेट्स मेन जो एक इम्पॉर्टेंट बात की रीजनिंग में मेन चीज़ ये होती है, जो प्री एग्ज़ाम की रीजनिंग होती है उसमें मेन ये बात होती है कि टाइम काफ़ी कम होता है, तो हमें क्वेश्चन को इस तरीके से अटेम्प्ट करना होता है कि कम टाइम में हमें ज़्यादा एक्यूरेसी आ पाए क्वेश्चन की। सो लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चंस और देखते हैं उन क्वेश्चंस को जो 2022 के पेपर के क्वेश्चंस थे उनको किस तरीके से सॉल्व करना चाहिए टू गेट द राइट आंसर। तो नाउ अभी ये फर्स्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 5 नंबर का, फर्स्ट से क्वेश्चन नंबर 5 जो थे ये 5 नंबर का क्वेश्चन आए थे। और ये क्वेश्चन बॉक्स बेस्ड पजल के ऊपर थे। टोटल इनिशियल के 5 क्वेश्चंस थे, वो 5 क्वेश्चंस आए थे और पांचों बॉक्स बेस्ड पजल के थे। मतलब कि इसमें उन्होंने कुछ बॉक्सेस दे रखे थे और उनको सिंगल स्टैक में उन्होंने अरेंज कर रखा था। और हमें कुछ क्लूज़ दे रखे थे और उन क्लूज़ को देख के को यूज़ करके हमें ये फाइंड आउट करना है कि कौन से बॉक्स की एग्ज़ैक्ट पोज़ीशन उस स्टैक में क्या है, उस सिंगल स्टैक में क्या है। अब वो जो बॉक्सेस की एक्चुअल में जो अरेंजमेंट होती है, वो सिंगल स्टैक भी हो सकती है, वो डबल स्टैक भी हो सकती है, वो ट्रिपल स्टैक भी हो सकती है, बट वो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जिसमें जो ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होती हैं। तो क्वेश्चन को भी उन्होंने इस तरीके से फ्रेम किया है जो कि कम टाइम में, जिसको हम कम टाइम में सॉल्व कर पाएँ। तो इन्होंने सिंगल स्टैक में बॉक्सेस को अरेंज कर रखा है और बॉक्सेस को अरेंज कर रखा है और हमें क्लूज़ दे रखे हैं और उन क्लूज़ को यूज़ करके हमें फाइंड आउट करना है कि वो पैटर्न क्या होगा। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से कुछ एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि एज़ हमारे पास टाइम एग्ज़ाम में कम होता है, तो वी विल ट्राई कि हम जो भी लाइन पढ़ रहे हैं उसको केयरफुली स्टडी पढ़ें और उससे जो मैक्सिमम हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही है, हम उस मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन को निकालें। और उस मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन से हमें कई बार एक से ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ आती हैं। पज़ल वाले क्वेश्चंस होते हैं या फिर जो सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस होते हैं, उसमें एक से ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ को ड्रॉ करना पड़ता है। तो हम एक से ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ को ड्रॉ करें ताकि जो फाइनल आंसर आए, फाइनल जो पैटर्न आए स्टेप 1 में, वो हमें एकदम एक्यूरेट पैटर्न मिल पाए। क्योंकि अगर फर्स्ट स्टेप में एक्यूरेट पैटर्न आता है, तो बाकी के 5 क्वेश्चंस के सही होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो अभी ये जो गिवन इन्फॉर्मेशन है, इस इन्फॉर्मेशन को पढ़ते हैं। तो इन्होंने सबसे पहले इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि हमारे पास 10 बॉक्सेस हैं। बता रखा है कि ऑलरेडी वी हैव 10 बॉक्सेस और उन 10 बॉक्सेस के इन्होंने नेम्स बता रखे हैं। एक बॉक्स का नेम है सी, और दूसरे बाकी डी है, ई है, एफ, जी, एच, आई, जे, के एंड एल। ये बॉक्सेस के इन्होंने नेम्स बता रखे हैं। इन बॉक्सेस को एक दूसरे के ऊपर रखा हुआ है एक सिंगल स्टैक में। ओके, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। ऑर्डर सेम नहीं है। ये नहीं है कि सी सबसे नीचे है, डी उसके ऊपर, ये जिस ऑर्डर में ये दे रखा है वही ऑर्डर है। ऑर्डर डिफरेंट है और वही ऑर्डर हमारा एम है स्टेप 1 में इस क्वेश्चन को फाइंड आउट करने में। ओके, तो ओनली 4 बॉक्सेस, फर्स्ट क्लू इनका ये है कि सिर्फ 4 बॉक्सेस जो हैं आर केप्ट बिटवीन बॉक्स एल एंड बॉक्स एच। बॉक्स एल और बॉक्स एच के बीच में टोटल 4 ही बॉक्सेस रखे गए हैं। ओके, तो अब यहाँ पे मैं ड्रॉ करने वाली हूँ। अगर बॉक्स एल ये है तो 1 2 3 4, तो एच की पोजीशन ये आएगी। ठीक है, दूसरी चीज़ है, दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि अगर मेरा एच ऊपर हो और एल मेरा अगर नीचे हो, तब मेरी दूसरी पॉसिबिलिटी के हिसाब से ये इस तरीके से बनेगा। यहाँ तक हम एक्यूरेट हैं। ओके, तो ओनली 4 बॉक्सेस आर केप्ट बिलो, केप्ट बिटवीन
बॉक्स L and बॉक्स H which is kept below बॉक्स L। और H बॉक्स की लोकेशन जो है ना, ये जो H बॉक्स है इसकी लोकेशन इन्होंने बता रखी है कि ये L के बिलो है, बिलो मतलब नीचे, ये L से नीचे है। तो अब यहाँ पे तो H जो है L से ऊपर आ रहा है, तो इस पॉसिबिलिटी को हम यहाँ से लेके आगे लेके नहीं जाएंगे, ये पॉसिबिलिटी यहाँ पे ही गलत हो जाएगी। ओके, तो इस पॉसिबिलिटी को आगे 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 नहीं लेके जाएंगे। सो नाउ अभी आगे हम इंफॉर्मेशन को पढ़ेंगे। अभी इन्होंने आगे दे रखा है एटलीस्ट वन बॉक्स इज केप्ट अबव बॉक्स डी। एटलीस्ट वन बॉक्स का मतलब है कि कम से कम एक बॉक्स जो है वो डी के ऊपर है। एटलीस्ट मतलब कम से कम एक बॉक्स डी के ऊपर रखा गया है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं बट कम से कम एक तो है ही। और डी बॉक्स की लोकेशन क्या दे रखी है इन्होंने, डी विच इज केप्ट इमीडिएटली, मतलब जो कि जस्ट अबव है बॉक्स एल की। ये जो बॉक्स एल है इसके जस्ट अबव कौन सा बॉक्स है, बॉक्स डी। और बॉक्स डी के ऊपर इन्होंने बोल रखा है कि एटलीस्ट वन बॉक्स तो है ही, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं बट एक तो है ही, तो एक यहाँ लगा दिया। अब हमें इतने बॉक्सेस का जो पैटर्न है वो एक फिक्स मिल चुका है। अब टोटल बॉक्सेस बचे कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बॉक्सेस का पैटर्न बचा है, बाकी 2 बॉक्सेस बचे हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट पॉसिबिलिटीज आ सकती हैं बाकी 2 बॉक्सेस की। तो जो फर्स्ट पॉसिबिलिटी है वो ये है कि बाकी जो 2 बॉक्सेस हैं वो हम डी के इस वाले बॉक्स के ऊपर रखें। तो अगर ऊपर रखेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह का पैटर्न बन जाएगा। 2 बॉक्सेस दोनों को मैंने ऊपर रख दिया टॉप मोस्ट, तो मेरा जो पैटर्न बनेगा वो ये बन जाएगा, डी के बाद एल, एल के बाद 1 2 3 4 एच। ओके, ये मेरा पैटर्न बन जाएगा। ये फर्स्ट पॉसिबिलिटी है जिसमें कि मैंने दोनों बॉक्सेस को ऊपर रख दिया। सेकेंड पॉसिबिलिटी में मैं क्या कर सकती हूँ, दोनों बॉक्सेस को एच के नीचे रख देती हूँ। ये जो एच है इसके नीचे मैंने दोनों बॉक्सेस को प्लेस कर दिया। ओके, तब मेरा जो पैटर्न है वो किस तरीके का बनेगा, जैसे ये एच है, एच के नीचे मैंने दोनों बॉक्सेस को प्लेस कर दिया, एक यहाँ पे दूसरे को यहाँ पे, और एच और एल के बीच में 4 बॉक्सेस आने चाहिए, 1 2 3 4, एल यहाँ पे आएगा। ओके, सो और डी की लोकेशन ये वाली होगी और डी के ऊपर जस्ट एक वाला जो है वो यहाँ पे होगा। तो ये सेकंड पॉसिबिलिटी है। जो बचे हुए 2 बॉक्स थे मैंने उनको इस तरह से प्लेस किया एच के नीचे। ओके, थर्ड पॉसिबिलिटी में हम क्या कर सकते हैं, 2 जो बचे हुए बॉक्स हैं उनको या तो एक को तो डी के इस वाले बॉक्स के ऊपर यहाँ पे प्लेस कर देना है और दूसरे बॉक्स को एच के नीचे प्लेस कर देना है। तो थर्ड में मैंने क्या किया, ये जो मेरा डी है, डी के ऊपर बचा हुआ एक बॉक्स था उसके ऊपर रख दिया, और डी के नीचे एल है, एल के नीचे 4 बॉक्सेस है, 1 2 3 4, ठीक है, और 4 बॉक्सेस है और ये एच है, और एक बॉक्स मैंने इसको यहाँ पे रख दिया। ओके, तो मैंने एक बॉक्स यहाँ पे ऐड किया है और एक बॉक्स यहाँ पे ऐड किया है, ये मेरी थर्ड पॉसिबिलिटी है। ठीक है, अब यहाँ तक हमें जो है टोटल 3 पॉसिबिलिटीज आ चुकी हैं। हम तीनों पॉसिबिलिटीज को साथ में लेके आगे चलेंगे। ओके, अब इन्होंने बोल रखा है द नंबर ऑफ बॉक्सेस केप्ट अबव बॉक्स डी। इन्होंने बोला है कि जितने बॉक्सेस डी के ऊपर है ना, अबव मतलब ऊपर, जितने बॉक्सेस डी के ऊपर हैं, बॉक्स डी के ऊपर हैं, इज सेम एज द नंबर ऑफ बॉक्सेस केप्ट बिलो बॉक्स के। उतने ही बॉक्सेस बॉक्स के नीचे हैं। अब यहाँ पे फर्स्ट पॉसिबिलिटी में अगर हम देखेंगे डी के ऊपर कितने बॉक्सेस हैं, ये 3 बॉक्सेस हैं, तो मतलब कि के की पोजीशन वो होगी जिसके नीचे 3 बॉक्सेस हो। ओके, तो मतलब ये फर्स्ट बॉक्स, ये सेकंड बॉक्स, ये थर्ड बॉक्स, यहाँ पे आ जाएगी के की पोजीशन, क्योंकि इसके नीचे कितने बॉक्सेस हैं, उतने ही हैं जितने डी के ऊपर है। ओके, अब सेकंड पॉसिबिलिटी को देखते हैं। अब डी के ऊपर कितना बॉक्सेस आ रहे हैं, एक बॉक्स आ रहा है। अब के की पोजीशन वही होगी जिसके नीचे सिर्फ एक ही बॉक्स होगा, तो अब ये के की पोजीशन होगी क्योंकि इसके नीचे कितना बॉक्स है, ओनली 1 बॉक्स है सेकंड पॉसिबिलिटी में। थर्ड पॉसिबिलिटी में डी के ऊपर 2 बॉक्सेस हैं,
तो यहाँ पे के की पोजीशन वही होगी जिसमें क्या होगा, जिसके नीचे 2 बॉक्सेस होंगे। तो यहाँ पे के की पोजीशन अगर मैं यहाँ पे के को रखती हूँ तो नीचे मेरे पास 2 बॉक्सेस मिल रहे हैं। ऊपर डी के ऊपर जितने बॉक्सेस 2 हैं, तो यहाँ पे के नीचे भी उतने ही बॉक्सेस मुझे मिल रहे हैं। ओके, सो यहाँ तक अभी कंफर्म हो गया, तीनों पॉसिबिलिटीज साथ में चल रही हैं। यहाँ तक अभी तक कोई भी पॉसिबिलिटी जो है तीनों में से वो नेग्लेक्ट नहीं की जा सकती। अब आ जाता है ओनली टू, इन्होंने बोला है कि 2 बॉक्सेस ही रखे जा सकते हैं बॉक्स के और बॉक्स आई के बीच में। अब बॉक्स के और बॉक्स आई के बीच में कितने बॉक्सेस रखे जा सकते हैं? सिर्फ 2 ही बॉक्सेस रख सकते हैं। अब फर्स्ट पॉसिबिलिटी देखेंगे। अब के से नीचे कितना, नीचे की तरफ जब हम जाएंगे तो 2 बॉक्सेस मतलब 2 पोजीशंस को छोड़ के अगली पोजीशन पे एच है, बट हमें चाहिए तो आई था। एज पर द इंफॉर्मेशन ऑफ द क्वेश्चन हमें यहाँ पे आई चाहिए था, बट यहाँ पे एक्चुअल में एच है फर्स्ट पॉसिबिलिटी में। ओके, अब हम यहाँ से ऊपर की तरफ जाएंगे तो के से फर्स्ट सेकंड 2 पोजीशन छोड़ के डी है, हमें चाहिए तो आई था। मतलब कि के से के और आई के बीच में 2 बॉक्सेस का होना फर्स्ट पॉसिबिलिटी में पॉसिबल नहीं है, तो इस पॉसिबिलिटी को हम यहीं पे लीव कर देंगे, ये नेग्लेक्ट हो गई। ओके, अब सेकंड पॉसिबिलिटी की तरफ जाएंगे। सेकंड पॉसिबिलिटी में यहाँ पे के नीचे एक ही बॉक्स है, तो अब नीचे तो एक ही बॉक्स है तो नीचे तो हम नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे, अब ऊपर की तरफ कैलकुलेट करेंगे। एच होगा एक बॉक्स, ये बॉक्स हो गया। अब यहाँ पे अगर हम आई को प्लेस कर दें तो ये बात बोली जा सकती है ना कि ये के है ये आई है, उसके बीच में ये बॉक्सेस है, एक एच है और एक वो जिसका हमें अभी अभी के लिए नहीं पता है। ओके, नाउ द थर्ड इंफॉर्मेशन जो हमें थर्ड पॉसिबिलिटी में भी हमें सेम जो क्लू है वो अप्लाई करना है। नीचे की तरफ देखेंगे तो के नीचे 2 बॉक्सेस हैं ऑलरेडी, एक एच है और एक ये वाला है जिसके बारे में हमें नहीं पता है। ओके, लेकिन अगर हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो एक ये बॉक्स है एक ये बॉक्स है, अगर हम यहाँ पे आई को प्लेस कर दे तो बोल सकते हैं के और आई के बीच में 2 बॉक्सेस की पोजीशन है, ये चीज बोली जा सकती है। ओके, तो यहाँ तक सेकंड और थर्ड पॉसिबिलिटी साथ में चल रही है, फर्स्ट पहले ही नेग्लेक्ट हो गई थी। अब इन्होंने क्या बोला है, नेक्स्ट क्लू दे रखा है जो बॉक्स सी है वो इमीडिएटली अबव रखा गया है बॉक्स एफ के। सी को एफ के जस्ट ऊपर रखा गया है, ठीक है ना। सी एफ के जस्ट ऊपर वाला बॉक्स जो है वो सी है, ठीक है। सी इज kept immediately above box F which is not kept above adjacent to box D। लेकिन जो F जो है ना उसको D के आसपास नहीं रखा गया है, मतलब कि F के ऊपर C है तो F के नीचे जो है ना D नहीं होना चाहिए। ओके, F के ऊपर C होगा और F के नीचे D नहीं होना चाहिए। सेकेंड पॉसिबिलिटी में देखते हैं, तो हमें दो दो स्पेसेस खाली चाहिए। ओके, 2 स्पेसेस खाली चाहिए हमको, तो 2 स्पेसेस खाली हो सकती है यहाँ पे, ठीक है ना। अगर हम सी को यहाँ पे रख दूं, अगर मैं सी को यहाँ पे रख दूं, मेरे पास सी यहाँ पे आ जाएगा और दूसरा मेरे पास अगर एफ यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो एफ के नीचे आई होगा डी नहीं होगा। ओके, अगर अगर मैं थर्ड पॉसिबिलिटी में देखूं तो मेरे पास 2 प्लेसेस यहाँ पे मिल रहे हैं मेरे को ये वाले, बट यहाँ पे अगर मैं ऊपर सी रखूंगी उसके बाद एफ रखूंगी तो एफ के नीचे डी हो जाएगा, बट एफ के नीचे डी हमें नहीं चाहिए। ओके, तो यहाँ पे तो इसको नहीं रख सकती। अच्छा चलो, अब यहाँ पे रख के देख लेते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं सी रखती हूँ तो यहाँ पे एफ आ जाएगा और एफ के नीचे हमें डी नहीं मिल रहा है, तो दिस इज करेक्ट। तो इस चीज को लेके चल रहे हैं। ओके, अभी तक भी 2 पॉसिबिलिटीज हमारी साथ में चल रही हैं। अब नेक्स्ट क्लू को देखते हैं। बॉक्स जी इज केप्ट बॉक्स ई। अब हमारे पास टोटल 3 बॉक्सेस बचे हैं, एक बॉक्स जी बचा है, एक बॉक्स जे बचा है और एक बॉक्स ई बचा है, जिसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन नहीं है कि उनकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। अब आगे वाले क्लू से पता चलेगा कि उनकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। ओके, अब बॉक्स जी जो है वो कैप्ट अब बॉक्स सी, जी को ई के ऊपर रखा गया है, बट हमें ये नहीं पता कि ई के कितने ऊपर है, इतना पता है कि जी ई के ऊपर है। बॉक्स जी इज केप्ट अबव बॉक्स ई बट बिलो बॉक्स जे, और जी जो है ई के ऊपर है बट जे के नीचे है। जे के कितना नीचे है हमें ये नहीं पता, बट है जे के नीचे। तो अब इस सेकंड पॉसिबिलिटी को देखेंगे तो सबसे ऊपर क्या आना चाहिए, तीनों में से जे आ जाएगा, उसके बाद जी आ जाएगा सेकंड वेकेंट प्लेस में,
और थर्ड में ई आ जाएगा। ओके, ये आ जाएगा। और अगर थर्ड पॉसिबिलिटी में देखें, सबसे ऊपर जे आ जाएगा, फिर आ जाएगा जी, और सबसे लास्ट में आ जाएगा ई। ये सबसे लास्ट में आ गया ई। तो अभी तक भी दोनों पॉसिबिलिटी साथ में चल रही हैं। अब लास्ट क्लू जो ये है, ये वाला है। इन्होंने इस क्लू के अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग मोर देन 2 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन बॉक्स ई एंड जी। इन्होंने बोला है कि बॉक्स ई और बॉक्स जी के बीच में मोर देन 2 बॉक्सेस हैं। अब सेकंड पॉसिबिलिटी को सबसे पहले देखेंगे। अब बॉक्स ई की लोकेशन तो ये है और बॉक्स जी की लोकेशन ये है। इसके बीच में कितने बॉक्सेस आ रहे हैं? एच और के बॉक्सेस आ रहे हैं। ये 2 बॉक्सेस आ रहे हैं। बट गिवन इन्फॉर्मेशन के हिसाब से 2 से ज़्यादा बॉक्सेस आने चाहिए। तो सेकंड पॉसिबिलिटी यहाँ पे आके इनकरेक्ट हो जाएगी। ठीक है। थर्ड पॉसिबिलिटी जो इकलौती पॉसिबिलिटी हमारे पास बची है, अब इसको देखते हैं। बॉक्स ई ये है और बॉक्स जी है, और बॉक्स ई और बी के जी के बीच में मोर देन 2 बॉक्सेस हैं। इट मीन्स जो थर्ड पॉसिबिलिटी है वही हमारा करेक्ट आंसर है, अरेंजमेंट का बॉक्सेस का इन दी सिंगल स्टैक। तो जो इनकरेक्ट वाली है उनको मैं यहाँ से हटा रही हूँ, और जो करेक्ट वाली है मैं उसको फिर से एकदम नीटली दिख रही हूँ फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जैसे कि जे के बाद जी है, जी के बाद लोकेशन है डी की, एल है, फिर आई है, फिर सी है, फिर एफ है, फिर के है, फिर एच है, और लास्ट बॉक्स है ई। ये एग्जैक्ट पोजीशन है डिफरेंट बॉक्सेस की सिंगल स्टैक में, जिसमें सबसे ऊपर है जे और सबसे नीचे होगा बॉक्स ई। ओके, तो ये एग्जैक्ट पोजीशन है। अब यहाँ पे यही चीज़ हमने देखी कि डिफरेंट डिफरेंट जो हमें इंफॉर्मेशन दी है उससे हमने मैक्सिमम इंफॉर्मेशन निकाली, और डिफरेंट डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ को कंसीडर किया हमने। डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ को कंसीडर करने के बाद हमें ये सही पैटर्न मिला है। अब इसी पैटर्न को यूज़ करके आगे वाले क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर पाएंगे। अगर ये पैटर्न सही आ जाता है पजल वाले क्वेश्चन में, अगर ये पैटर्न सही आ जाता है तो आगे जो उसके इस पैटर्न के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उनके सही होने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। और कमिंग टू दी क्वेश्चंस, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ बेस्ड ऑन दी बॉक्स बेस्ड पजल। तो इसमें उन्होंने, अब मैंने यहाँ पे पूरा अरेंजमेंट जो है साइड में लिख लिया है, जो कि हमने फर्स्ट स्टेप में फाइंड आउट किया। ओके, इसी के ऊपर ये क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं। अब इन्होंने बोला है कि पोजीशन ऑफ बॉक्स सी क्या है। अब इन्होंने सी की पोजीशन टॉप से, ऑप्शंस में टॉप से बताई है और बॉटम से बताई है। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली सी की पोजीशन देखेंगे टॉप से क्या है और बॉटम से क्या है। ये सी की पोजीशन है। जब हम बॉटम से ऊपर की तरफ जाते हैं तो ये किसकी कौन सी पोजीशन आती है, 1 2 3 4, ये फिफ्थ पोजीशन आ रही है। ओके, बॉटम से फिफ्थ पोजीशन आ रही है। और टॉप से देखा जाए, टॉप से जब हम नीचे को आते हैं तो सी की कौन सी पोजीशन आ रही है, 1 2 3 4 5, सिक्स्थ पोजीशन आ रही है। मतलब कि बॉटम से फिफ्थ है, टॉप से सिक्स्थ है। अब बॉटम से फिफ्थ है, ये सी ऑप्शन में दे रखा है, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। टॉप से फिफ्थ दे रखी है, फोर्थ दे रखी है, थर्ड दे रखी है, बट सिक्स नहीं दे रखी है। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नाउ उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में इन्होंने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्स, इनमें से कौन सा बॉक्स है जो इमीडिएटली बिलो है बॉक्स एच के, मतलब बॉक्स एच के जस्ट नीचे कौन सा बॉक्स है। अब ये है बॉक्स एच, बॉक्स एच के जस्ट नीचे कौन सा बॉक्स है, बॉक्स ई है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ओके, तो बाकी ऑप्शंस को देखने की जरूरत ही नहीं है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ कमिंग टू दी क्वेश्चन नंबर 3, सेम बॉक्स बेस्ड पजल के ऊपर क्वेश्चन नंबर 3 है। अब इस क्वेश्चन में इन्होंने क्या बोल रखा है कि हाउ मेनी बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन बॉक्स जी एंड बॉक्स आई। बॉक्स जी जो हमने फाइनल अरेंजमेंट फाइंड आउट किया है, उस अरेंजमेंट में बॉक्स जी और बॉक्स आई के बीच में कितने नंबर ऑफ बॉक्सेस हैं। ओके, तो ये हमारा बॉक्स जी है और ये हमारा बॉक्स आई है, इसके बीच में एक डी और एक एल बॉक्स प्रेजेंट है। टोटल कितने बॉक्सेस हुए, 2 बॉक्सेस हुए। तो करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी, 2।
अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये हमें टोटल 4 स्टेटमेंट्स दी गई हैं। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है सही है? अब इन्होंने बोला है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है। कई बार सही को कई बार गलत पढ़ा जाता है। तो दिस टू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है विद रिस्पेक्ट टू बॉक्स जे? अब जे के बारे में टोटल हमें कितनी विद रिस्पेक्ट टू जे मतलब जे के बारे में हमें 4 स्टेटमेंट दे रखी हैं और इन चारों स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट सही है, ओके? वो चीज़ फाइंड आउट करनी है। बॉक्स जे पहली स्टेटमेंट है, बॉक्स जे इज़ केप्ट सेकंड फ्रॉम टॉप। नहीं, बॉक्स तो जे तो टॉप पे है, सेकंड तो नहीं है। बॉक्स एल इज़ केप्ट इमीडिएटली बिलो बॉक्स एफ जे। बॉक्स जे के जस्ट बाद कौन-सा बॉक्स है? जी है, बट ये एल बता रहा है तो ये भी गलत हुआ। फर्स्ट इज रॉन्ग, सेकंड इज रॉन्ग। थर्ड के अकॉर्डिंग बॉक्स डी इज केप्ट 2 बॉक्सेस बिलो बॉक्स जे। तो बॉक्स जे के फर्स्ट बिलो देखा जाए तो जी है, सेकंड बिलो कौन देखा जाए तो डी है। सो देयरफॉर दिस इज द करेक्ट आंसर। ओनली वन बॉक्स इज केप्ट बिटवीन बॉक्स जे एंड जी। जे और जी के बीच में इन्होंने बोला है कि एक बॉक्स है, बट यहाँ पे तो जे के जस्ट नीचे जी है, एक बॉक्स तो नहीं है ना। तो ये भी इनकरेक्ट हुआ, डी भी इनकरेक्ट हुआ। सो द करेक्ट आंसर फॉर फोर्थ क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी। अभी क्वेश्चन नंबर 5 पे आएंगे। इन्होंने बोला है क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहे हैं कि बॉक्स जे को इन्होंने रिलेट किया है विद बॉक्स डी। जे को उन्होंने बॉक्स डी से रिलेट किया है कुछ पर्टिकुलर वे से, ठीक है? और बॉक्स आई को इन्होंने रिलेट किया बॉक्स एफ से। ये बॉक्स आई है और ये बॉक्स एफ है। इन आई को एफ से रिलेट किया है। अब पूछ रहे हैं कि आप बॉक्स के को किससे रिलेट करोगे? ये बॉक्स ही है, इसको मैं किससे रिलेट करूंगी? तो अगर इन दोनों रिलेशंस को देखा जाए तो बॉक्स जे से नीचे जाते हुए एक बॉक्स छोड़ के कौन सा बॉक्स आता है? डी आता है। सिमिलरली बॉक्स आई से नीचे जाते हुए एक बॉक्स छोड़ के कौन सा बॉक्स आ रहा है? बॉक्स एफ आ रहा है। सिमिलरली बॉक्स के से नीचे जाते हुए एक बॉक्स छोड़ के कौन सा बॉक्स आ रहा है? बॉक्स सी आ रहा है। सो करेक्ट आंसर इज बॉक्स सी। तो इस तरह से अगर हमारे पास ये जो अरेंजमेंट है स्टेप 1 जो मोस्ट क्रिटिकल स्टेप है, अगर वो अरेंजमेंट हमारे पास सही आ जाता है तो बाकी के जो क्वेश्चंस होते हैं उनके आंसर्स सही होने की प्रोबेबिलिटीज होती है वो काफी ज्यादा हो जाती है, वो भी कम टाइम में। तो अभी तक हमने ये जो स्टडी किया ये था क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक, जो कि IBPS RRB PO के 2022 के एग्जाम में आए थे। अब इसके बाद जो हम क्वेश्चन स्टडी करने वाले हैं वो है एक डिफरेंट टॉपिक है एंड दैट टॉपिक इज इनइक्वालिटी, जिसमें दो डिफरेंट एलिमेंट्स के बीच में कुछ रिलेशन बताया होता है कि दैट वेदर वो दो एलिमेंट है एक दूसरे से बड़े हैं, छोटे हैं या फिर दोनों इक्वल हैं। ओके, सो इनइक्वालिटी के ऊपर टोटल 3 क्वेश्चंस आए थे, टोटल 4 क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है ना? तो फर्स्ट 5 क्वेश्चंस आए थे जो वो थे पजल के ऊपर क्वेश्चन थे। उसके बाद वाले जो 4 क्वेश्चन थे वो इनइक्वालिटी के ऊपर आए हैं, ओके? तो अब कुछ डायरेक्शंस दी गई हैं अगले 4 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। वो ये है कि अगले वाले आने वाले क्वेश्चंस में द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट एलिमेंट इज शोन। जो डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं उनके बीच की जो रिलेशनशिप है वो बताई गई है स्टेटमेंट में, फॉलोड बाय सम कंक्लूजन, और उसके बाद कुछ कंक्लूजन्स बताए गए हैं। हमें फाइंड करना है कि कौन सा कंक्लूजन जो है वो बिल्कुल सही है और उसी के बेस के ऊपर हमें आंसर देने हैं। मतलब कि जैसे ये क्वेश्चन नंबर 6 है ना, इसमें ये डिफरेंट एलिमेंट है एक्स एच आई यू डी डब्ल्यू सी। इन डिफरेंट एलिमेंट के बीच में हमें रिलेशंस बता रखे हैं, जैसे एक्स एच के इक्वल है, ये रिलेशन दे रखा है एक्स और एच के बीच में। और हमें क्या बता रहा है कंक्लूजन में, हिडन ये रिलेशन हमें दे रखे हैं और हिडन रिलेशन ये जो है हिडन रिलेशन है इनमें जो हमें नीचे दे रखे हैं। अब ये बताना है कि ये वाला जो रिलेशन है ये सही है ये गलत है। अगर कंक्लूजन 1 सही होगा तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगर कंक्लूजन 2 सही होगा तो ऑप्शन बी को मार्क करना है करेक्ट आंसर। अगर कंक्लूजन ए पॉसिबिलिटी में सही है, अगर कंक्लूजन 2 पॉसिबिलिटी में सही है, तब आइदर कंक्लूजन 1 और 2 इज द करेक्ट आंसर। अगर कंक्लूजन ए भी गलत है, कंक्लूजन सेकंड भी गलत है, तो डी नाइदर कंक्लूजन 1 और नाइदर नॉर कंक्लूजन 2 इज द करेक्ट आंसर। अगर दोनों ही कंक्लूजन सही होते हैं तो ऑप्शन ई को मार्क करके आ सकते हैं, ओके? तो सबसे पहले इनइक्वालिटी के 6 क्वेश्चन पे जाते हैं, ओके?
इनइक्वालिटी का क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे सही तरीका ये होता है कि सबसे पहले कंक्लूजन को देखना है। ओके, अब यहाँ से यू और एच के बीच में रिलेशन दे रखा है। अब कंक्लूजन में फर्स्ट में देख ले, यू और एच के बीच में रिलेशन दे रखा है। सबसे पहले हम यू से एच जाएंगे, ठीक है ना। अब यहाँ से यू से एच जाना है, ठीक है ना। इसको इस तरीके से पढ़ा जाता है कि यू से एच जाना है मुझे। और फिर ये जो पैटर्न दे रखा होता है ना, इसमें भी हम यू से एच जाते हैं, ठीक है। यू से हम जा रहे हैं यहाँ पे, एच जा रहे हैं। अब यहाँ पे यू से एच जाते हैं जब भी हम बैकवर्ड ये वाले डायरेक्शन में जब ट्रेवल करते हैं, जब जब हम इस तरफ को ट्रेवल करते हैं, मतलब लेफ्ट टू राइट ट्रेवल करते हैं, तब इस डायरेक्शन को बोला जाता है फॉरवर्ड। मैं डायरेक्ट रूल्स अप्लाई कर रही हूँ इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, नॉट द बेसिक कंसेप्ट, ठीक है। अब अगर राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं हम, तब जो होता है उस डायरेक्शन को बोला जाता है बैकवर्ड डायरेक्शन। ओके, अब हमें जाना कहाँ से है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सही तरीका ये, इसको ऐसा सोचना है कि यू से एच जाना है हमें, ठीक है। अब हम यहाँ से यू से एच जाएंगे, इसी सीक्वेंस में यू से एच जाएंगे। कौन सा सिंबल यूज किया गया है, जो सिंबल यूज किया हो गया होता है अगर बैकवर्ड जाना पड़ रहा है, ठीक है ना। अगर बैकवर्ड जाना पड़ रहा है तो जो सिंबल दिया गया है उसका रिवर्स कर देना है। हमें सिंबल ये वाला दिया गया है, मोर देन इक्वल दिया गया है, उसका रिवर्स करके हमारे पास क्या सिंबल आ जाएगा, लेस देन इक्वल। मतलब यू से जब एच गए तो हमारे पास क्या सिंबल आना चाहिए, यू से एच गए, सिंबल बैकवर्ड डायरेक्शन में चल रहे हैं, सिंबल को रिवर्स कर देना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास करेक्ट रिलेशन आ जाएगा यू से एच का। बट इसमें इसका मतलब है कि यू और एच जो है वो इक्वल भी हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी है कि यू और एच इक्वल है, और दूसरी पॉसिबिलिटी है यू जो है वो एच से छोटा हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे एक चीज तो दे रखी है कि यू एच से छोटा है, इन्होंने सिर्फ एक चीज दे रखी है। दूसरी चीज है कि डी, अब ये यहाँ से तो पता चल रहा है ना u इज इक्वल्स टू डी, तो इसको मैं ऐसे पढ़ सकती हूँ डेट u इज इक्वल्स टू एच। ओके, अब दूसरी चीज भी दे रखी है दोनों कंक्लूजन में, बट ये वाले कंक्लूजन जो है ना, ये दोनों कंक्लूजन मिलके ये चीज बना रहे हैं हमारे। जब फर्स्ट और सेकंड कंक्लूजन मिलके बिल्कुल जो करेक्ट रिलेशन है वो हमें दें, तब आइदर और में आंसर आता है। ओके, मतलब कि अगर इंडिविजुअली मैं इसी कंक्लूजन को देखूँ तो इनकरेक्ट है, अगर मैं इसी कंक्लूजन को देखूँ तो इनकरेक्ट है। बट जब ये दोनों कंक्लूजन साथ में आते हैं, जस्ट लाइक दिस, जब ये दोनों सिंबल साथ में आते हैं तो ये सिंबल बनता है, एंड दिस सिंबल इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन बिटवीन यू एंड एच। ओके, सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 6 का, ऑप्शन नंबर सी, दैट आइदर कंक्लूजन 1 और कंक्लूजन 2 इज ट्रू। ओके, सो नाउ अभी सेकंड में मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इनइक्वालिटी के। ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या दे रखा है, ये डिफरेंट एलिमेंट के बीच में स्टेटमेंट में इन्होंने रिलेशनशिप बता रखी है। ओके, और यहाँ से डी से ई तक जाना है। कंक्लूजन को डायरेक्ट सबसे पहला स्टेप होगा कंक्लूजन को पढ़ना, डी से ई जाना है आपको। तो मैं डी से ई जाने के लिए सबसे पहले डी का तो ए के साथ ही बता रखा है, मुझे डी से ए जाना पड़ेगा। अब फिर ए से मुझे एल जाना, ए से मुझे बी तक जाना पड़ेगा। अब मुझे बी से कहाँ जाना पड़ेगा, ई जाना पड़ेगा। मतलब शुरुआत मेरी डी से, अब मुझे जाना कहाँ सा था, डी से ई तक। शुरुआत मुझे करनी है डी से, और फाइनल स्टॉप क्या होना चाहिए, ई होना चाहिए। तो डी से ए गई, ए से मैं बी गई, और बी से ई गई, ठीक है। अब सारे जो एरोस हैं, जो हमारा ट्रेवल करने का जो ये है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, तो जो भी सिंबल्स होंगे उनको हम चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। ये जो फाइनल सिंबल है ये फर्स्ट से ये वाला आता है, सेकंड से हमारे पास ये वाला सिंबल आता है, थर्ड से ये वाला सिंबल आता है। अब ये जो सिंबल्स होते हैं इनको कंपेयर करते हैं, ठीक है। थर्ड स्टेप जो होता है, सबसे पहला स्टेप इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का, कि कंक्लूजन में देखो क्या रिलेशन दिया गया है। दूसरे स्टेप में जहां से जहां तक जाना है हमें कंक्लूजन में, वहां से वहां तक जाओ, एरोज ड्रॉ करो। सेकंड स्टेप, और थर्ड वो जो एरोज ड्रॉ करके हमें फाइनल सिंबल मिल रहा है, फर्स्ट एरो से हमें फाइनल सिंबल मिल रहा है ये वाला, सेकंड एरो से हमें फाइनल सिंबल मिल रहा है ये वाला, थर्ड एरो से फाइनल सिंबल मिल रहा है ये वाला। इन सिंबल्स को कंपेयर करके कोई एक सिंबल निकालना होता है। बट अगर ये जो सिंबल्स होते हैं ना ऑपोजिट सिंबल आ जाते हैं, अगर ये जो फाइनल सिंबल्स आते हैं हमारे पास इनमें ऑपोजिट सिंबल आ जाते हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में सिंबल आ जाते हैं, तब बोला जाता है कि जो जो गिवन एलिमेंट्स है उनके बीच में नो रिलेशन है। मतलब डी और ई के बीच में हम बोलेंगे इनके बीच में नो रिलेशन है। नो रिलेशन है, नो रिलेशन मतलब कि
डी और ई के बीच में हमें पता ही नहीं है, कोई भी रिलेशन पॉसिबल हो सकता है, या तो डी ई के इक्वल हो सकता है, दूसरी पॉसिबिलिटी है कि डी जो है ई से लेस हो सकता है, तीसरी पॉसिबिलिटी है कि डी जो है ई से ग्रेटर हो सकता है। मतलब ये सारी पॉसिबिलिटीज अगर 100% में देखा जाए तो 33% इसकी पॉसिबिलिटी होने की है, 33% इसकी पॉसिबिलिटी होने की है, 33% इसकी पॉसिबिलिटी होने की है। बट यहाँ पे कंक्लूजन में तो इन्होंने 100% पॉसिबिलिटी इसी को दे दी, विच इज नॉट करेक्ट, तो कंक्लूजन वन को गलत कर दिया जाएगा। ओके, अब जो सेकंड है, सेकंड कंक्लूजन, फर्स्ट कंक्लूजन तो ऑलरेडी हमारे पास गलत हो गया। अब सेकंड कंक्लूजन की तरफ जाएंगे, जो सेकंड कंक्लूजन की तरफ जाएंगे। अब यहाँ पे ई से हमें जाना है एल की तरफ, पहले डी से ई तक गए थे, ई से एल जाना है अब। ई स्टार्टिंग पॉइंट है, फाइनल पॉइंट होना चाहिए हमारा एल, ठीक है। तो अभी ये गिवन स्टेटमेंट में ई से एल जाना है, स्टार्टिंग पॉइंट ई है, ई से बी तक ही जा सकते हैं क्योंकि दोनों तरफ कॉम में है। ओके, अब बी से आगे का रूट ट्रेवल करना है, बी से एल गए। ओके, अब बैकवर्ड डायरेक्शन को यहाँ ट्रेवल किया है, इसका सिंबल रिवर्स कर दो, सिंबल रिवर्स करके ये वाला आ गया, ये लेस था, अब ये ग्रेटर हो गया। अब यहाँ पे फॉरवर्ड वाले में ओवरऑल इन दोनों का सिंबल क्या आ गया, इन दोनों सिंबल्स का मतलब ग्रेटर ही हुआ। अब ये वाला सिंबल और इस वाले सिंबल को कंपेयर करके हमारे पास फाइनल सिंबल ये बनता है। तो मतलब कि यहाँ पे ई और एल के बीच में सिंबल ये वाला इज द करेक्ट आंसर। तो मतलब क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर में कंक्लूजन 2 इज द ट्रू। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। हाँ, आई एम सॉरी, मुझे लगता है मुझे कुछ गलती हो गई। जैसे कि अभी इन्होंने बोला क्यू से टी जाना है, तो क्यू से टी जाने के लिए मुझे सबसे पहले क्यू से आर जाना पड़ेगा, और फिर मुझे जब मैं आर से एस जाऊंगी दूसरे स्टेप में और एस से टी जाऊंगी तीसरे स्टेप में। तो फर्स्ट स्टेप का जो मेरे पास सिंबल आया ये वाला आया क्यू से आर का, आर से जब एस गई फॉरवर्ड डायरेक्शन में गई, सिंबल ये वाला आया, और जब फिर मैं तीसरे स्टेप में एस से टी गई तो मेरे पास सिंबल ये वाला आया। अब ये दोनों जो सिंबल्स हैं, ये वाले दोनों सिंबल्स और ये वाले दोनों सिंबल्स, ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तब ये भी केस आ गया नो रिलेशन वाला। और बट यहाँ पे इन्होंने एक को ज्यादा प्रायोरिटी दे रखी है, तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। क्वेश्चन 9 में भी जो गिवन दो सॉल्यूशंस हैं, दो कंक्लूजन्स हैं, वो इनकरेक्ट है। तो हम इसमें भी ऑप्शंस कौन सी मार्क करेंगे, ऑप्शन नंबर डी मार्क करेंगे, जिसमें दोनों का जो कंक्लूजन्स है वो इनकरेक्ट बताए गए हैं। सो अभी ये जो है टोटल 10 क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए हैं IBPS RRB PO 2022 के एग्जाम के रीजनिंग एबिलिटी के। थैंक यू।